गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा, आज हम एक 11th क्लास का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजर्वेशन होता क्या है, कंजर्व यानी क्या होता है। क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? किसी ने पहले पढ़ा था 10th तक? नो वन? ओके। अगर मैं कंसिडर करूँ, मेरे पास यहाँ पे ब्रेड है। ओके, ब्रेड आप चाय के साथ खाते होंगे, बहुत अच्छे से पता होगा सबको, है ना। अगर मेरे पास ब्रेड है, जैसे मैंने फैक्ट्री से लाया, ठीक है, फ्रेश एकदम ताज़ा वाला ब्रेड है मेरे पास, और उसके मैंने 7 पीसेस कर दिए। ठीक है, 7 पीसेस हो, इतनी ही वो क्वांटिटी है मेरे पास। उसमें आपने देखा होगा कि बारीक लाइन होती है और वैसे कट करना पड़ता है। अगर मैंने उसके बराबर 7 पीसेस सेम साइज के कट कर दिए तो उसकी साइज बराबर हो जाएगी, यानी मैंने उसको साथ साथ में भी रखा तो भी सेम ही होगा जैसे वो पहले बन था पूरा ब्रेड का। ठीक है, बट मैंने उस पूरे बन के 7 पीसेस ना करते हुए अगर ज़्यादा पीसेस किए, 8, 9, 10, 11 या फिर कम भी किए, 5 किए, 4 किए, तो वो क्या होगा, एक पीस बड़ा हो जाएगा, एक पीस छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, सब लोग झगड़ा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बोलना है कंजर्व यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, या फिजिकल फिनोमिना है हमारे पास, उस फिजिकल फिनोमिना में हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सेम वैसी की वैसी अगर रहती है तो उसे हम बोलते हैं कंजर्व। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहना। जैसे मेरे पास पहले पूरा ब्रेड का बन था, मैंने उसके इक्वल 7 पीसेस किए। ठीक है, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। अगर मैंने उसको साथ में रखे फिर भी वो कंजर्व है। ठीक है, अगर मैंने उसको अलग अलग पीसेस में किए फिर भी वो कंजर्व है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, वो क्या हो गया, हमारा कंजर्व क्वांटिटी हो गई। यानी कोई भी फिजिकल फिनोमिना की एक्सपेरिमेंट करने के बाद की जो प्रोसेस होती है, अगर एक्सपेरिमेंट भी किया, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी और एक्सपेरिमेंट करने के पहले भी, अगर अगर चीज सेम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कोई भी फिजिकल फिनोमिना की एक्सपेरिमेंट करने के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के पहले अगर वो चीज एज इट इज रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्व। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, तो हमारे पास फिजिकल फिनोमिना में ऐसी कौन सी चीजें आती है फिजिक्स में? तो एक है हमारे पास एनर्जी जो कंजर्व होती है, दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड तीसरा है मोमेंटम जिसमें एंगुलर एंड लीनियर ऐसे दोनों मोमेंटम आते हैं। ठीक है, तो इससे भी पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोला मैंने? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये तीनों सिस्टम क्या होते हैं? कंजर्व क्या है ये पता चल गया। अब मैं बताती हूँ आपको ओपन सिस्टम क्या होती है। ओपन सिस्टम जैसे आपने देखा होगा कि एक, मान लो, चलो 2 बॉयज का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक अथर्व है और दूसरा है विवेक। ठीक है, अथर्व अपने घर पर अगर छत पे गया और विवेक घर में ही बैठा है, मान लो अगर ये अथर्व है वो छत पे चला गया और दूसरा क्या है, विवेक घर में ही बैठ गया, तो अथर्व क्या कर रहा है, जब छत पे जा रहा है, टेरेस पे जा रहा है, वो घूम रहा है, तो वो परमिशन दे रहा है धूप उसको लग जाए, ठीक है, या फिर बारिश भी उसको लग सकती है, और वो परमिशन भी दे रहा है खुद से। ठीक है, वो उसको गर्मी भी हो सकती है, धूप भी लग सकती है, या फिर उसको बारिश भी लग सकती है, यानी बाकी के पार्टिकल्स को वो परमिशन दे रहा है खुद से उसमें इंटरचेंज होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए। बट विवेक क्या हो रहा है, घर में ही बैठा है, विवेक किसी को परमिशन नहीं दे रहा है। यानी ये अथर्व है वो एग्जाम्पल हो गया ओपन सिस्टम का, जहां पे मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, एक ये ऐसी सिस्टम है ओपन सिस्टम है जहां पे मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज विथ सिस्टम और विथ सराउंडिंग। ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी एक्सचेंज करती है। ठीक है, मैं दूसरा आपको एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे ये यहाँ पे बॉटल है मेरे पास, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल है। ओके, प्लास्टिक की बॉटल है, तो
क्या किया मैंने, इसका ढक्कन निकाल देती हूँ अभी के लिए। तो ढक्कन निकाल दिया, इसमें का जो पानी है वो मैटर और इसमें जो जा रही है वो एनर्जी जा रही है, यानी वो पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, पता होगा प्लास्टिक के बॉटल का पानी गर्म होता है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, अंदर एनर्जी भी जा रही है और मैटर बाहर भी आ सकता है, यानी वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं मैटर और एनर्जी। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ये एक ऐसी सिस्टम है जहां मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, पानी बाहर भी आ सकता है, एनर्जी अंदर भी जा सकती है। ठीक है, और एनर्जी अंदर जाती है इसलिए वो पानी गर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम हम किसे कहेंगे, किसे कहेंगे ओपन सिस्टम? मान लो ये मेरे पास सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम, और दिस इज द सराउंडिंग, ये है सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम को एक्सचेंज कर रहा है मैटर एंड ऑल्सो एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, जहां एनर्जी और मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। फिर से बोलो, व्हेन अ सिस्टम एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। दूसरा क्या था हमारे पास, क्लोज सिस्टम। अब मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था अथर्व एंड विवेक का, विवेक कहाँ था, घर में था। ठीक है, जहां क्या हो रहा था, क्या हो रहा था वहां पे, वो खुद बाहर नहीं जा रहा था। ठीक है, वो पार्टिकल्स को परमिशन नहीं दे रहा था, बट एनर्जी आ रही थी अंदर। ठीक है, घर में एनर्जी तो आ रही थी। ओके, सिर्फ उसको क्या लग रही थी, एनर्जी लग रही थी, मैटर वो घर के बाहर जा नहीं रहा था, तो उसको बारिश नहीं लग रही थी और धूप भी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो एक ऐसी सिस्टम होती है क्लोज सिस्टम, यानी वो सिस्टम सिर्फ एनर्जी को परमिशन देती है। ठीक है, या फिर एनर्जी एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर बॉटल का ये देना चाहा, तो अगर मैंने ये ढक्कन अब लगा दिया, बॉटल का ढक्कन मैंने अब लगा दिया है, इसके अंदर पानी है। ठीक है, पानी ढक्कन बंद है इसलिए बाहर तो नहीं आ सकता, बट वो पानी गर्म हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉटल है, एनर्जी की, वो मैटर बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा एक सराउंडिंग के साथ, बट पानी गर्म हो रहा बिकॉज ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी एक्सचेंज हो रही सराउंडिंग के साथ। मीन्स क्लोज सिस्टम यानी एक ऐसी सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करती है, सिर्फ एंड सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं करती है। ठीक है, मीन्स क्या डिफिनेशन लिखोगे, व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज विथ ओनली एनर्जी, exchange the only energy with surrounding. Okay, when the system exchange only energy with surrounding is called as closed system. अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मैटर हट जाएगा, एक्सचेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। गेटिंग दैट पॉइंट, क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन आइसोलेटेड सिस्टम पे ही डिपेंड है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझी है तो फिर कुछ नहीं समझा है। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, क्या होती है, किसी ने पढ़ा है अब तक? ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। अब आइसोलेटेड सिस्टम का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जो मैक्सिमम लोगों के पास ये वाली बॉटल रहती होंगी। ठीक है, सो ये पानी में भी, ये बॉटल में भी क्या है, पानी है, इसमें भी पानी है, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि ढक्कन भी पैक है, मैंने ढक्कन भी लगा दिया है, इसका टैप भी लगा दिया है, तो इसलिए वो पानी नहीं आ रहा है और ना ही इसमें एनर्जी जा रही है। इसमें एनर्जी कैसे जाती है, इसमें हमने जो भी पानी डाला, अगर गर्म पानी डाला तो वो गर्म रहता है, ठंडा पानी डाला तो ठंडा रहता है, क्योंकि ये स्टील रहता है, इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता वो पानी पे एनर्जी का। यानी आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसी सिस्टम वो अपने सराउंडिंग के साथ, यानी वो अपने एरिया के बाद, इसका जो एरिया होगा ये बॉटल का, ये अपने बॉटल के बाद ना ही एनर्जी एक्सचेंज करती है और ना ही मैटर एक्सचेंज करती है विद सराउंडिंग। क्या बोले मैंने,
कि एक ऐसी सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना ही मैटर एक्सचेंज करती है और ना ही एनर्जी। ठीक है, मीन्स अगर मैंने सराउंडिंग लिया यहाँ पे, दिस इज द सराउंडिंग, ओके, और एक ली सिस्टम, मान के चलो कि ये सिस्टम है, ओके, तो ये इसके एरिया के बाद, ओके क्लियर, ये जो इसका एरिया है वो अपने एरिया के बाद ना ही मैटर एक्सचेंज करेंगे और ना ही एनर्जी। ठीक है, यानी when a system neither exchange matter nor energy with surrounding, ओके, इतना क्लियर हो गया। कंजर्व क्या क्या है हमारे पास, एनर्जी, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे एनर्जी, जो हमारी फर्स्ट थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे कि ये एनर्जी कंजर्व कैसे होती है, मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज में ये भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है, एनर्जी, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो हमारे पास कंजर्व है। तो सबसे पहले आपको मैं एनर्जी का बता देती हूँ। एनर्जी इसलिए कंजर्व है कि जैसे आप लोगों ने आपको सबको पता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली कहानी है, एप्पल वाली, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, वो एप्पल नीचे गिरा था। ठीक है, जब एप्पल कोई भी चीज, एप्पल ही नहीं, जब कोई भी चीज नीचे गिरती है तब उसकी क्या होती है, एनर्जी सेम होती है। यानी वो एप्पल जब ट्री को था तब भी उसकी वो एनर्जी वही थी जब वो एप्पल नीचे गिरा था। यानी ये डस्टर है जैसे कि, या अगर यहाँ पे जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी उसकी जमीन पर रहेगी, सेम एनर्जी होती है। बट आप बोलोगे कि वेलोसिटी तो आपने बोली थी कि कांस्टेंट थी, सही है आपका भी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। एनर्जी एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, अलग अलग है दोनों, ठीक है ना, ओके, वेलोसिटी और एनर्जी दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। एप्पल की वेलोसिटी, सॉरी, एप्पल की एनर्जी वही थी जो ऊपर थी और गिरने के बाद नीचे जमीन पे आई, तभी उसकी वही एनर्जी है। ठीक है, ओके ओके, तो उससे हम कहते हैं, इसलिए एनर्जी क्या है, कंजर्व है यानी कांस्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको मोमेंटम क्यों कंजर्व है, ओके, मोमेंटम इसलिए कंजर्व है क्योंकि जैसे आपको पेंडुलम का एग्जांपल देती हूँ मैं, आपने देखे होंगे ऐसे पेंडुलम्स रहते हैं, ठीक है ना, ये बॉल्स होते हैं, इसको अटैच रिजिड बॉडी को। ठीक है, मैंने एक ये पेंडुलम है इस साइड ऐसे मूव किया, ठीक है ना, मैंने अपना रिस्टोरिंग फोर्स उसे लगाया। ठीक है, मैंने ऐसा अगर रिस्टोरिंग फोर्स उसे लगाया तो ये फोर्स इस बॉल को लगेगा, ऐसे करते करते वो लास्ट बॉल तक जाएगा, और लास्ट बॉल के वक्त क्या होगा, थोड़ी ऊपर की ओर ऑसिलेट करेगा, थोड़ी ऊपर की ओर ऑसिलेट होने के बाद वो फिर से इस बॉल को मूव करेगा, और ऐसे ऐसे करके वो फिर से फर्स्ट तक आएगा, फिर से बॉल अपने खुद को ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेगा, और फिर से रिटर्न एंड रिपीट, यही कंडीशन शुरू होगी। यानी क्या हो रहा है, वहां पे मोमेंटम हो रहा, और वही कंडीशन शुरू है, मैंने एक बार शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट, वही कंडीशन शुरू है, यानी क्या हो रहा है, कंजर्व है मोमेंटम। क्लियर, ठीक है, तो चलो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इट इज ए नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ध्यान से सुनो, ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, मैंने क्या बोला, एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती है और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, सिर्फ वो ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, चलो ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा डैम है। डैम देखा होगा, घूमने जाते हो आप लोग, हाँ ना, हाँ, मस्ती करने के लिए जाते हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी तो आपका डेफिनेट है कि आपको जाना है डैम पे, है ना। चलो एक को कंसिडर करते हैं कि डैम है हमारे पास, और डैम में क्या है, पानी है, तो वो पानी कौन से पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है,
और मैंने वही डैम को पाइप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पाइप कनेक्ट कर दिया और वहां छेद कर दिया, तो ऑब्वियस पाइप मैंने कनेक्ट किया नल की तरफ उधर, और वहां पे मैंने लगा दिया टरबाइन। ओके, तो जैसे ही मैंने वो वहां का वो जो नल है उसका टैप अगर ऑन किया, नल ऑन किया, तो वो पानी बहुत तेजी से पाइप के अंदर से फ्लो होगा, ठीक है। जैसे ही पानी, अब पहले क्या था, वो पानी रेस्ट पोजीशन पे था, मींस वो एनर्जी कौन सी थी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। जैसे ही मैं नल शुरू करती हूँ तो वो पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है उस पाइप में से, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी में से कन्वर्ट होकर कौन सी एनर्जी में जा रही, काइनेटिक एनर्जी में जा रही, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और मैंने वहां पे टरबाइन लगा दिया। अब मैं टरबाइन जैसे ही घुमाती हूँ, अगर मैंने टरबाइन घुमाया तो वहां पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, ठीक है। हम लोग अगर टरबाइन घुमाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, और वहां पे अगर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है मीन्स वो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और वही अगर वहां पे इलेक्ट्रिक पावर है यानी चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, चार्ज तैयार हो रहा है। अगर चार्ज क्रिएट होता है तो वो कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही। और वही अगर मैंने वो टरबाइन को अगर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट किया और वो इलेक्ट्रिक लाइन घर में कनेक्टेड कर दी किसी के भी, और आप तो घर में कुछ भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने हीटर शुरू कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी एनर्जी कन्वर्ट होते जा रही है, बट डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है और क्रिएट भी नहीं हो रही है, ठीक है, बट सिर्फ ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एनर्जी है तो वो कंजर्व होती है, क्या होती है, कंजर्व होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एनर्जी है तो वो क्या होती है, कंजर्व होती है, यानी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। अब दूसरा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्ज भी क्या होता है, क्रिएट भी नहीं होता, ट्रांसफर भी नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर चार्ज है, यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। आपको एग्जांपल अगर सुनना है तो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगी। एग्जांपल देखते हैं इसका, ये मार्कर दूसरा, ओके। एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एक NaCl कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, NaCl कंपाउंड लेते हैं, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। इसकी ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में Na और Cl दो अलग अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड का क्या होता है, इनिशियली चार्ज 0 रहता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड का इनिशियल चार्ज 0 होता है, इज इक्वल्स टू Na क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +1, ठीक है, प्लस Cl, सो इसका चार्ज क्या हो गया, -1, ओके। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, मीन्स 1 - 1 0, एंड दिस मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स चार्ज क्या है आपका, कंजर्व है, यानी चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, ओके। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब थर्ड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना समझ आया, नो डाउट, ओके। थर्ड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, सबको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। यस, वेरी गुड। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? F इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बट मैं बोलती हूँ अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ा होगा तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है। ठीक है, सब लोगों को यही लगता है कि यही इक्वेशन है न्यूटन का सेकेंड लॉ है, बट ऐसा नहीं है। न्यूटन ने कहा था, 10th अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूटन ने कहा था कि जो भी फोर्स है वो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्टिव टाइम। अगर टाइम के साथ कोई भी लीनियर मोमेंटम चेंज होता है तो वो इक्वल्स टू होता है फोर्स को। ओके, तो ये चलो हमारा ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब आपको पता होगा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में, पता नहीं होगा तो पता कर लो। ओके, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, for any isolated system F is equals to 0। F क्या होता है? 0 होता है, यानी फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, मीन्स सॉरी ध्यान दो, 0 इज इक्वल्स टू d rho upon dt। दिस रो या स्मॉल p भी बोल सकते हो, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ये स्मॉल p क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब आपको पता होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर 0 चैप्टर करके लेने वाली हूँ, उसमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अभी जितना मैथ्स में पढ़ा है उतना समझ लो। डेरिवेटिव क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म का अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है, जैसे यहाँ पे हमें अब करना है d upon dt एंड कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? डेरिवेटिव ले रही हूँ, मीन्स यहाँ पे ये p क्या हो गया है? ये मोमेंटम क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम यानी क्या हो गया मेरा? स्मॉल p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ आ गया? ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। चलो, तो इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम का एक आधा एग्जांपल लेना चाहे तो हम, जैसे आप लोगों ने बोटिंग की होगी कभी, ठीक है, बहुत बार, हाँ सही है, की भी होगी। तो आप लोग जब बोट से उतरते हो फाइनली, तो बोट से जब उतरते हो तब क्या होती है? बोट पीछे जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा और एक एग्जांपल देना चाहूंगी, तो आप जैसे पबजी खेलते होंगे, गन देखे होंगी, ठीक है, गन में से बुलेट निकलती है बहुत फास्ट। ठीक है, जो बुलेट निकलती है बहुत फास्ट, हम शोल्डर पे से अटैच करके गन चलाते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ही हमने गन चला दी और जो बुलेट निकल रही है, जो बुलेट आगे जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है? हमारा शोल्डर थोड़ा पीछे जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके साथ अनदर एग्जाम्पल है जो कि रॉकेट। रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ वो जो धुआं निकलता है, वो धुआं क्या करता है? फोर्स देता है जमीन को और वो ऊपर जाता है। जितना ही वो फोर्स देगा उतना ही वो ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? एंगुलर, लीनियर यानी जो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम बोलते हैं लीनियर, और जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है उसे बोलते हैं एंगुलर। ओके, यानी बट वही बॉडी अगर सर्कुलर डायरेक्शन में मूव होती
वही बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे, क्या कर रही है ये बॉडी, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ये बॉडी का एंगल चेंज हो गया। अगर ये बॉडी मूव करते करते यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच गई, यानी वो क्या कर रही है, अपना एंगल चेंज कर रही है। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर बॉडी में मूव रोटेट कर रही हो तो उसे बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, बट इन एंगुलर मोमेंटम वो हमारा होगा l इज इक्वल्स टू स्मॉल p इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी रेडियस भी है, एंगुलर है, इसीलिए। अब मैं यही इक्वेशन इस इक्वेशन में, यानी इसे इक्वेशन 1 दे देती हूँ और ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करती हूँ नीचे के इक्वेशन में, यानी स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इंटू v इंटू आर, मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr। ये मैंने ऐसे ही बता दिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, जब कोई भी बॉडी, ओके ध्यान से सुनो, सॉरी मिस्टेकली हो गया, जब कोई भी बॉडी अपने खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, खुद के एक्सिस के अलोंग, जब कोई भी बॉडी खुद के एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक बॉडी है, ये खुद के एक्सिस, ये उसके एक्सिस है और वो खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, तो वहां पे कपल ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पे वेट रख रही हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे टच कर रही हूँ तो ये यहाँ से भी रोटेट हो रहा है, ठीक है, खुद के एक्सिस के अलोंग, ये बीच में दे रही हूँ इसको एक्सिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स लगा रही हूँ तो ये यहाँ से भी चेंज हो रहा है, यानी कोई भी बॉडी खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है तो वहां पे कपल ऑफ फोर्स जनरेट होता है और उस कपल ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, ये नए नए वर्ड सुन रहे हो तो ध्यान में रखिए, ठीक है। टॉर्क उसे ऐसे लिखते हैं, उसे बोलते हैं टाउ, टाउजी नहीं, ओके, टाउ, ठीक है, और टॉर्क, ठीक है। तो दिस टॉर्क is equals to rate of change of linear momentum, rate of change of angular momentum with respect to time। जब आपका टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो उसे बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, मींस d अपॉन dt, कांस्टेंट है l, ठीक है, यानी ये कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यानी ये अगर जीरो हो गया तो टॉर्क भी क्या है, जीरो, मीन्स ये क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना, मीन्स ये ईयर हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस एल इज इक्वल्स टू आल्सो कांस्टेंट, ओके, ठीक है। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल क्या बता सकती हूँ मैं आपको, जैसे अभी यहाँ पे गौरी है और अनघा है, ठीक है, मैंने दोनों को खड़ा कर दिया और बोला, गौरी को बोला कि पूरे तू हाथ ऐसे पूरे पैक कर और खुद के अलोंग घूम, ठीक है, और गौरी को बोलते तू पूरे हाथ ऐसे ओपन कर दे और खुद के अलोंग घूम। तो आप सब लोग बताओ बाकी के कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन घूमेगा, गौरी या फिर अनघा। गौरी क्या कर रही है, पूरे हाथ से बांध के है, ठीक है, और अनघा पूरे हाथ खोल के घूम रही है, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन घूमेगा, गौरी या अनघा, गौरी, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो हाथ सब बांध के है वो सबसे ज्यादा फास्ट घूमेगी, जो हमारे हाथ अगर बाहर है तो हम फास्ट नहीं घूम सकते हैं लेकिन बहुत फास्ट नहीं घूम सकते हैं बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, ठीक है, ओके। सो हम बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, थैंक यू।